नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विवेक कुमार में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल के माध्यम से हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं। तो आज मैं लेकर आया हूँ एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्लास 12 फिजिक्स का व्यतिकरण। देखिए, मैंने कल आपको बताया था, जो वीडियो डाली थी फिजिक्स सेकंड की, तो उसमें ये बोला गया था कि व्यतिकरण जो चैप्टर है उसमें केवल न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। जो अगर कमज़ोर छात्र भी हैं फिजिक्स की, जो न्यूमेरिकल में काफ़ी कमज़ोर हैं, तो वो भी इस चैप्टर के न्यूमेरिकल को आसानी से कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आप ये समझेंगे कि इस चैप्टर के न्यूमेरिकल बहुत ही आसान है और आसानी से उन्हें कर पाएंगे। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है। और जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं इस चैप्टर से, वो मैंने सारे लिए हैं, सारी बुक के। तो लगभग 20-25 न्यूमेरिकल हैं, तो सारे न्यूमेरिकल आप देख कर जाएंगे। और मान के चलिए एक न्यूमेरिकल यहाँ से आने ही वाला है आपको। अगर ऐसा न्यूमेरिकल इनमें से नहीं आएगा तो इस टाइप का न्यूमेरिकल ज़रूर आएगा। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक भी करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए, फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि एक ही आवर्ती तथा एक ही आयाम, एक ही दो तरंगें हैं, किसी बिंदु पर एक साथ पहुँचती हैं, तो तरंगों के बीच कितना कालांतर हो कि परिणामी तरंग का आयाम नंबर फर्स्ट कंडीशन है 2a हो या सेकंड कंडीशन के 0 हो। देखिए समझिए, दो तरंगे हैं, दोनों तरंगों का आयाम a है, यानी पहली तरंग का आयाम भी a है, यानी a1 भी a है और a2 भी a है। फिर उसने कहा है इन दोनों का परिणामी आयाम जो कैपिटल A है वो कितना है, 2a है। तो फाई कितना होगा। तो क्वेश्चन ये पूछा गया कलांतर कितना होगा। तो कलांतर का हम फॉर्मूला जानते हैं। कलांतर का नहीं, आयाम का। परिणामी आयाम क्या होता है, a बराबर रूट में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई, ये होता है। अब हमारे पास सभी की वैल्यू है, कैपिटल A की वैल्यू भी है, a1 की वैल्यू है, a2 की वैल्यू है और कॉस फाई निकालना है, तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो परिणामी आयाम का सूत्र होता है a बराबर रूट में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। अब a1 a2 बराबर a है, तो दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए। 2a स्क्वायर दोनों से कॉमन ले लीजिए और 1 प्लस कॉस फाई लगा दीजिए। अब a की वैल्यू देखिए ये निकल के आई। अब कैपिटल A का मान यहाँ रख दीजिए एक बार 2a और एक बार रख दीजिए 0। देखिए फर्स्ट कंडीशन है, जब a बराबर होगा 2a तो a की जगह रख दिया है 2a, रूट में 2a स्क्वायर और 1 प्लस कॉस फाई। अब 2a स्क्वायर दोनों तरफ का वर्क कर दिया है, तो वर्क करने पर ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये जो a स्क्वायर होगा इस a स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा, इससे 2 टाइम कट जाएगा, इसे इधर ले आइए तो कितना बचेगा 1। भाई ये कितना बचा, 2 इक्वल टू 1 प्लस कॉस फाई बचेगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे, ये 1 इधर पहुंचेगा। देखिए ये हो जाएगा 2 माइनस 1 इक्वल टू कॉस फाई। तो कॉस फाई बराबर होगा 1, और ये कितने की वैल्यू होती है कॉस में, कॉस 0 की वैल्यू होगी। तो कॉस 0, तो फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। यानी जब परिणामी आयाम होगा 2a तो उस समय जो कलांतर होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो ये आवश्यक कलांतर होगा 0। ठीक है, अब सेकेंड कंडीशन है जब a बराबर हो 0। अच्छा, अब देखिए जब a बराबर हो 0 तो a का वैल्यू हम यहाँ 0 रख देंगे, फिर एक बार फिर वर्क करेंगे तो 1 प्लस कॉस फाई बचेगा बराबर 0 हो जाएगा। तो कॉस फाई बराबर -1 और ये कॉस में कितने की वैल्यू होती है 180 की, तो फाई बराबर हो जाएगा 180। तो ये हो जाएगा इसका सेकंड आंसर। ठीक है, तो ध्यान रखना है, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है 1 नंबर के लिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन है कि किसी माध्यम में एक बिंदु पर समान आयाम a तथा समान आवृत्ति की दो तरंगें 270 डिग्री कालांतर से पहुंचती हैं, तो उस बिंदु पर परिणामी तरंग का आयाम कितना होगा। देखिए पहले जैसा ही क्वेश्चन होगा, a1 बराबर a2 बराबर a होगा। ठीक है, तो इसमें भी देखिए परिणामी तरंग का आयाम ही पूछा है, फॉर्मूला वही लगाएंगे। a1 की वैल्यू भी a है, a2 की वैल्यू भी a है, फाई की वैल्यू 270 है। तो हमें फॉर्मूला इसका पता है, तो फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे a बराबर रूट में a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस 270। ठीक है, अब देखिए हमें पता है कॉस 270 की वैल्यू होती है 0, तो a बराबर कितना बचेगा, रूट में 2a स्क्वायर, और यहाँ से हम a बाहर निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा a रूट 2। ठीक है, तो परिणामी तरंग का आयाम कितना होगा, a रूट 2, ये इसका आंसर होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं और टाइप के क्वेश्चन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो तरंगों के दोलन आयाम दे रखे हैं 4 मिलीमीटर और 3 मिलीमीटर, एक माध्यम में एक ही दिशा में चल रही हैं दोनों तरंगें, तो परिणामी आयाम पूछा गया है। कलांतर की कंडीशन दे रखी है, एक बार 0 कलांतर है, एक बार पाई कलांतर है, एक बार पाई/3 कलांतर है, एक बार पाई/2 कलांतर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें पता है कि एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, कितना वैल्यू हमें पता है भाई, a1 की वैल्यू है 3, 3 का वर्ग हो गया 9 और 4 का वर्ग हो गया 16। आप करके दिखाएंगे प्रॉपर। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 2 गुणा 3 a1, a2 कितना है 4 और कॉस 0 की वैल्यू होगी 1, तो कितना हुआ रूट में 25, 2 3 6 चौक 24, तो 49 को जब बाहर निकालेंगे तो 7 मिलीमीटर आएगा। ठीक है, तो ये हुआ पहला आंसर। अब कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, कॉस पाई की वैल्यू यानी कोस 180 की वैल्यू -1,
तो माइनस हो जाएगा, 25 में से 24 जाएंगे तो 1, तो उसका आंसर आ जाएगा 1। ऐसे ही π/3 और एक π/2 लगा देंगे। तो देख लीजिए एक बार वैल्यू, आंसर देख सकते हैं और भी। तो A1 की वैल्यू है 4 मिलीमीटर, A2 की वैल्यू 3 मिलीमीटर। एक फॉर्मूला ये होता है हमारे पास, ठीक है भाई, हम वैल्यू पुट करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन है जब cos फाई की वैल्यू है 0 तो cos 0 हो गया 1, तो A बराबर रूट में 4 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, वही आएगा जुड़ के 49, और ये आएगा बाहर निकालेंगे तो 7 मिलीमीटर, ठीक है। सेकंड कंडीशन है जब फाई की वैल्यू पाई है तो cos पाई की वैल्यू -1 हो गया, और यहाँ पर रूट बनाएगा तो 1 मिलीमीटर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन है जब फाई की वैल्यू है π/3 तो cos π/3 का मान होता है 1/2, तो ये बराबर रूट में 16 + 9 प्लस ये मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू हम इसे निकल, तो ये वैल्यू पुट करेंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी ये बराबर रूट में 37, तो ई का मान आ जाएगा 6.08 मिलीमीटर, ठीक है। ऐसी फोर्थ कंडीशन है जब पाई की वैल्यू π/2 होगी तो cos 90 की वैल्यू 0 होगी, तो ये बराबर बचेगा रूट में 16 + 9 25, यानी कि 5, इसकी वैल्यू आएगी 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसका आंसर 5 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं 4। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है समान आवर्ती वाली दो तरंगों के आयामों का अनुपात है 4:3, तो अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग की अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो आयामों का अनुपात दिया है हमें यहाँ, तो A1 और A2 अनुपात है तो 4:3, तो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात पूछा है, तो इसका फॉर्मूला हम जानते हैं। देखिए I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम बराबर होगा A1 + A2 का होल स्क्वायर और बटे A1 - A2 का होल स्क्वायर। तो A1 की वैल्यू 4 है और A2 की वैल्यू 3 है, तो 4 + 3 का होल स्क्वायर, 4 - 3 का होल स्क्वायर, तो ऊपर बनेगा 7 बटे में बचेगा 1, तो 7 का वर्ग 49 और 1 का वर्ग 1, तो इसका अनुपात कितना आएगा 49/49/1, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है अगर आयाम का अनुपात दिया हो और अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करना हो, तो दोनों आयामों को एक बार जोड़ के वर्ग कर दीजिए, ऊपर बटे में घटाकर वर्ग कर दीजिए, है ना। 4:3 दिया था ना, तो देखिए यहाँ 4 + 3 का वर्ग क्या है, I मैक्सिमम होगी, ये अधिकतम तीव्रता पर आयाम जुड़ेंगे, तो और I मिनिमम जो होगी बटे में उसमें माइनस करके लगा दीजिए, 4 - 3, तो ऊपर हो गया 49 और यहाँ 1, ठीक है। ध्यान रखना है आयामों का अनुपात देगा और तीव्रताओं का अनुपात पूछेगा, तो बहुत आसान है निकालना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया यदि व्यतिकरण करने वाली दो तरंगों के आयाम है 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करना। ये भी बहुत आसान है, न्यूमेरिकल। I मैक्सिमम अपॉन I मिनिमम पूछा है, तो एक बार जोड़ना है, घटाना है, वर्क कर देना है। देखिए न्यूमेरिकल इसके बहुत ही आसान है, आसानी से आप कर पाएंगे न्यूमेरिकल अगर आते हैं ये, तो 2 नंबर में न्यूमेरिकल पूछा जाएगा और इसे आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट पता है तो अगर केवल आप ये वीडियो भी देख लेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा हमें क्या करना है, ठीक है। आयाम दिए हों तो मैक्सिमम तीव्रता में दोनों आयामों को जोड़कर उसका वर्क कर दीजिए, मिनिमम के लिए घटाकर वर्क कर दीजिए, बस इतना काम करना है। तो ऊपर हो गया 8, नीचे बचा है 2, तो 8 का वर्ग 64, 2 का वर्ग हो गया 4, उसे काट भी दीजिए, 16 बार कट जाएगा। देखिए 8 का वर्ग हो गया 64 और नीचे हो गया 4, इसे 16 टाइम काट सकते हैं अपॉन 1, तो अनुपात कितना आएगा 16:1, ठीक है। तो ये हो गया न्यूमेरिकल, देख लीजिए, ठीक है। तो 64/4 16:1 आएगा इसका आंसर। तो ये न्यूमेरिकल आते हैं तो आप आसानी से इन्हें कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है समान आवर्ती की दो तरंगों की तीव्रता दे रखी है I0 और 9I0, अध्यारोपण से किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता 7I0 है, उस बिंदु पर तरंगों के बीच न्यूनतम कालांतर ज्ञात करना है। तो दोनों तरंगों की तीव्रता हमें दे रखी है, एक की I0 है, एक की 9I0 है, परिणामी तीव्रता है 7I0। तो हमें कालांतर ज्ञात करना है, हमारे पास फॉर्मूला होता है कि जो परिणामी तीव्रता होती है I वो बराबर होगी I1 + I2 + 2 रूट में I1 I2 cos फाई के। वैल्यू पुट करेंगे, परिणामी तीव्रता 7I0 दे रखी है, I1 की वैल्यू I0 है, I2 की 9I0 है, प्लस 2 रूट में I0 × 9I0 × cos फाई, ठीक है। तो यहाँ जोड़कर कितना हो जाएगा, देखिए अगर इसे हम कैलकुलेट करें तो ये हो गया 10, इसे दूसरी साइड ले जाइए तो माइनस में पहुँचेगा, तो कितना बचा -3I0 बचेगा, ठीक है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 9I0 स्क्वायर हो गया अंदर, तो जब इसे बाहर निकालेंगे तो 3I0 बाहर आएगा, तो ये हो गया 6I0 और cos फाई। इससे I0 से I0 कट गई, 6 इसके बटे में ले जाओ तो -1/2 आया, बराबर किसके आया cos फाई के। तो cos फाई की वैल्यू -1/2 और cos 1/2 किसकी वैल्यू होती है माइनस में, तो cos 120 की वैल्यू होगी, यानी कि 2π/3। तो आंसर कितना आएगा 120 लिख दीजिए या लिख दीजिए 2π/3, ठीक है। देख लीजिए इसकी कैलकुलेशन, तो यहाँ कितना बचा -3I0, 6I0 cos फाई, तो cos फाई की वैल्यू बची -1/2, तो इसकी वैल्यू कितनी हुई 2π/3, तो ये हुआ इसका आंसर। अच्छा न्यूमेरिकल आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है यंग के द्विसलिट प्रयोग में किसी बिंदु पर पथांतर है λ/6, तो उस बिंदु पर तीव्रता I
और अधिकतम तीव्रता I0 का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए अधिकतम तीव्रता कब होगी, जब फाई की वैल्यू 0 होगी, यही होगी ना, अधिकतम तीव्रता कब होगी। तो I0 की वैल्यू तो फिक्स है, जब फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी तो I0 का मान मतलब निकल के आएगा, अधिकतम वैल्यू 0 पर निकलती है जब कलांतर 0 हो। तो पथांतर दिया है, पथांतर से पहले कलांतर निकाल लेंगे। कलांतर कैसे निकालना है, कलांतर निकलेगा 2 पाई अपॉन लैम्डा गुणा पथांतर, ये तो फॉर्मूला होता है भाई। कलांतर बराबर होता है यानी फाई बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा और इंटू कलांतर x मान लीजिए। तो ये वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा फाई बराबर हो गया 2 पाई अपॉन लैम्डा गुणा लैम्डा/6, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट कर दीजिए। तो फाई की वैल्यू कितनी आई, पाई/3। अब यहाँ पर तीव्रता का फॉर्मूला लगा दीजिए। तीव्रता का वही फॉर्मूला लगेगा कि आई बराबर आई मान लीजिए, I1 की जगह भी आई, I2 की जगह भी आई होगी, चलो आई डैश मान लीजिए, तो आई डैश कर लीजिए, ठीक है, प्लस फिर 2I1 I2 यानी 2I डैश, ये होगा ना, रूट में होता है वो भी, तो रूट में से जब बाहर निकालेंगे, रूट से I1 को बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा निकल के, वो निकल के आएगा आई डैश और इंटू cos 60, ये वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो ये जुड़ के आएगा 3I डैश, देख लीजिए हाँ, तो ये आई कितनी 3I डैश। अब मैं आपको बता चुका हूँ अधिकतम तीव्रता के लिए फाई की वैल्यू 0 लगाएंगे, जो है 60 लगाया हुआ है। अधिकतम तीव्रता के लिए 0 लगाएंगे तो I0 की वैल्यू आएगी 4I डैश। जरा देख लीजिए कैसा आएगी, ये आएगी वैल्यू आई बराबर, वो हो गया भाई आई डैश तो हो ही गया, प्लस आई डैश हो गया जो करता हूँ, प्लस 2I डैश भी जो करता हूँ, ठीक है, ये आएगा निकल के इंटू cos 0 की वैल्यू कितनी होगी 1, तो 2I डैश प्लस 2I डैश, तो कितना हो गया 4I डैश हो गया ये, ठीक है। तो I0 की वैल्यू कितनी आई 4I डैश। अब उसने अनुपात पूछा है I/I0, तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी, उसकी वैल्यू आई थी 3I डैश और इसकी वैल्यू कितनी आई है 4I डैश, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा आई डैश से आई डैश, तो कितना बचा 3/4। ये अनुपात लिखना है तो 3/4 लिख सकते हैं। अच्छा न्यूमेरिकल है, बहुत ही अच्छा, ये क्वेश्चन आया हुआ है शायद लास्ट ईयर ही, तो इसे आप देख कर जाएंगे अच्छे से। अगर ये नहीं आया इस टाइप का आया तो ध्यान रखना है, अगर पथांतर दिया है तो पहले वहाँ से कलांतर निकालिए, और अधिकतम तीव्रता हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, फाई की वैल्यू 0 रखकर फिर उन दोनों का भाग लगा दीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए प्रश्न नंबर 8 है, यदि पथांतर है लैम्डा/3 तो आई अनुपात I0 ज्ञात करना। सेम सवाल पिछले जैसा हुआ है, अब पथांतर से पहले कलांतर निकालेंगे, I0 वहीं से निकालेंगे cos 0 की वैल्यू रख के। तो देखिए 2I डैश तो आने ही वाला है भाई, जो अधिकतम तीव्रता होगी समान आवर्ती की अगर तरंगे हैं तो उसकी जो अधिकतम तीव्रता वो 4I होगी, ये कन्फर्म है। बस हमें एक ही निकालनी होती है, उसमें 4I का भाग लगा दीजिए, यही काम करना है। तो आई डैश माना है तो 2I डैश प्लस 2I डैश cos 120, cos 120 की वैल्यू -1/2 होगी, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, तो इसकी वैल्यू आई केवल आई डैश आ जाएगी, ठीक है। देख लीजिए इसकी वैल्यू आई है केवल आई डैश, और हमें पता है I0 4I डैश आने ही वाली है, लेकिन आप एग्जाम में निकाल कर दिखाएंगे कि हम जानते हैं अधिकतम तीव्रता के लिए फाई बराबर 0, और वहाँ से फिर लिखेंगे आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट में I1 I2 cos 0। तो दो इक्वेशन बनाएंगे, समीकरण 1/2 करेंगे, ठीक है। यानी ये वाला जो निकल कर आएगा आपका, ये आई हुआ इक्वेशन फर्स्ट, और फिर I2 निकालेंगे, फिर समीकरण 1/2 करने वाले हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे और फिर आप अनुपात निकालेंगे, तो वैल्यू कितनी आएगी 1/4 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा न्यूमेरिकल है, चलिए देखते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि समान आयाम एक ही दो प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण से परिणाम आयाम भी ए प्राप्त हो तो कलांतर ज्ञात करना है। इसे आप कर लेंगे, सेम कर लेंगे, सेम सवाल है पिछले जैसा, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था उसी के आधार पर ये न्यूमेरिकल है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, दो तरंगों के आयामों का अनुपात दिया है 2:1, तो अधिकतम और न्यूनतम आयाम और अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए अधिकतम आयाम तो सीधा सीधा जोड़ दीजिए, ये मैक्सिमम जो होगा दोनों आयामों का योग होगा, और जो मिनिमम आयाम होगा वो दोनों आयामों को घटा दीजिए, तो 2 + 1/2 - 1, तो कितना हो गया 3:1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो तीव्रता होगी उसमें वर्ग करना है बस केवल, तो आई मैक्सिमम बटे आई मिनिमम 2 + 1 का वर्ग बटे 2 - 1 का वर्ग, तो इसका कितनी हुई 9/1 होगी, तो दोनों वैल्यू का अनुपात कर दीजिए 9:1। चलिए देखते हैं अगला न्यूमेरिकल। देखिए इस टाइप के न्यूमेरिकल बहुत मिलने वाला है, मतलब यही न्यूमेरिकल आता है हर ईयर, अगर उनमें से कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो अच्छी बात है, वो भी आसान न्यूमेरिकल है। अगर इनमें से न्यूमेरिकल आता है तो आपके लिए बहुत आसान होने वाले हैं। देखिए दो स्लिटों के बीच की दूरी दे रखी है, स्मॉल डी है 0.2 मिलीमीटर, पर्दा 1 मीटर दूर है, फ्रिंज चौड़ाई इतनी दे रखी है, तो तरंग दैर्घ्य ज्ञात करनी है, तीसरी अधिक फ्रिंज की दूरी ज्ञात करनी है। पहले तो ये कंफर्म कर लीजिए। देखिए 4 शब्द मिलेंगे, या तो स्लिट मिले या पट्टी मिले, इसके अलावा रेखा छिद्र हो, रेखा छिद्र या झिर्री हो,
से बोलते हैं झिर्री। तो ये 4 शब्द, अगर इन 4 शब्दों के बीच की दूरी दे रखी है तो वो स्मॉल डी ही होगी, ये कन्फर्म कर लीजिए। पर्दे की दूरी कैपिटल डी ही होगी, बस ये 2 डी ही पहचाननी है। बाकी फ्रिंज चौड़ाई डब्लू होती है, तरंग दैर्घ्य लैम्डा होती है, और फ्रिंजों की जो संख्या होती है, कौन सी फ्रिंज है, एम होती है। बाकी हमें कुछ नहीं पढ़ना, केवल 2 चीज़ समझ लीजिए, स्मॉल डी क्या होगी और कैपिटल डी क्या होगी। पहचान करने का तरीका, पर्दे की दूरी कैपिटल डी होगी, स्मॉल डी बाकी आप पहचान लेंगे, जो दूसरी दूरी दे रखी होगी वो स्मॉल डी ही होगी। अगर पर्दा कहीं लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए वो कैपिटल डी की वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें तरंग दैर्घ्य याद करनी है। तो तरंग दैर्घ्य देखिए, फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला याद कर लीजिए। फ्रिंज चौड़ाई जो होगी वो होती है डी लैम्डा अपॉन डी। भाई यही फॉर्मूला है हर जगह, कहीं पर मल्टीप्लाई हो जाएगी किसी संख्या की, नहीं तो ये वैल्यू तो रहने ही वाली है डी लैम्डा अपॉन डी, ठीक है। अब हमारे पास हमसे पूछा गया लैम्डा, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू डब्लू स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। ये तो बनेगा फॉर्मूला। सारी वैल्यू दे रखी हैं, सारी वैल्यू जो मिलीमीटर सेंटीमीटर में दी रखी हो उन्हें पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ज़रूर ध्यान से, ठीक है, ध्यान देंगे। अब समाधान करना है, तो लैम्डा बराबर क्या हो गया, डब्लू डी अपॉन कैपिटल डी। तो डब्लू की वैल्यू मिलीमीटर में थी, तो मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया है, 3 गुणा 10 की घात -3। और जो स्मॉल डी की वैल्यू थी वो भी मिलीमीटर में थी, तो 0.2 गुणा 10 की घात -3 की है। यहाँ से एक पावर बढ़ जाएगी, तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगी, 10 की पावर -7 हो जाएगी। 10 की पावर -7 को हम क्या लिख सकते हैं, 6000, 3 जीरो बढ़ा लीजिए और 3 पावर माइनस की, तो 6000 एंगस्ट्रॉम। अब हमें पता है कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर है 10 की घात -10 मीटर के, तो इसलिए हमें इसमें कन्वर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये होगी 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब पूछी है अदीप्त फ्रिंज की दूरी। अब देखिए अदीप्त फ्रिंज जो होगी उसका फॉर्मूला होता है 2m-1 डी लैम्डा अपॉन 2d, ये फॉर्मूला है। तो अदीप्त भी तीसरी पूछी गई है, तो m का मान रख दीजिए 3, तो 2 3 6 हो गए, 6 में से गया 5, तो 5/2 बचा, और डी लैम्डा अपॉन डी हो गया, यही हुआ ना। अब हमें पता है ये डी लैम्डा अपॉन डी तो डब्लू है, यही तो होता फ्रिंज चौड़ाई, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दीजिए, वैल्यू मत रखिए, तो इसकी वैल्यू होगी 3, तो 15/2 कितने मिलीमीटर में दे रखी थी ना भाई, मिलीमीटर में थी 3 मिलीमीटर, तो ये होगी 7.5 मिलीमीटर आंसर। तो ये तो आपको शॉर्ट में करना है, केवल आपको क्या निकालनी होगी वैल्यू, डी लैम्डा अपॉन डी निकल जाएगी, तो सारी वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। देख लीजिए एम की वैल्यू 3 पुट करी है। अब ये इतना कैलकुलेशन करने की आपको आवश्यकता है नहीं, 7.5 मिलीमीटर आएगा, मैंने बता दिया कैसे करना है। आपको करना है फॉर्मूला बना 5/2 और इंटू डी लैम्डा अपॉन डी से लिख दीजिए डब्लू, और डब्लू की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, तो 5×3/2 15/2 या 7.5 मिलीमीटर, क्योंकि डब्लू की वैल्यू भी मिलीमीटर में दे रखी है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए पहचान तो आप कर ही लेंगे कि स्मॉल डी क्या होगी, तो कैपिटल डी तो है पर्दे की दूरी, स्मॉल डी है झिर्री स्लिट पट्टी या रेखा छिद्र के बीच की दूरी। तो यही क्वेश्चन में लिखा होगा, आपको क्या करना है, केवल 2 डी पहचान लेनी है, और न्यूमेरिकल आप आसानी से कर सकते हैं। तो स्लिट की दूरी दे रखी है 3 मिलीमीटर, लैम्डा दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम, और पर्दे की दूरी दे रखी है 1 मिलीमीटर, सॉरी 1 मीटर दी है, मिलीमीटर नहीं है। तो तीसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी याद करनी है, तो अदीप्त की फिर बात आ गई है, तो अदीप्त में वही कंडीशन बनेगी कि 2m-1, तो 2 3 6, 6 में से गया 5, तो 5/2 और डी लैम्डा अपॉन डी, यही तो होगा। तो 5/2, डी की वैल्यू 1 है फिर, और लैम्डा की वैल्यू 6 गुणा 10 की घात -7 हो गई, और इसकी वैल्यू 3 मिलीमीटर है, तो 3 गुणा 10 की घात -3, तो 3 दूनी 6 ही कट गई पूरी, इसे ऊपर ले जाइए, तो 5 गुणा 10 की घात -4 बचेगा, -4 को लिख सकते हैं हम 0.5 मिलीमीटर, तो ये आंसर आएगा इसका, ठीक है। कभी कभी पूछ लेगा कि फ्रिंज चौड़ाई भी याद कीजिए साथ में, तो डी लैम्डा अपॉन डी लगा देंगे, तो फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला होता है डी लैम्डा अपॉन डी। तो देख लीजिए x3 बराबर हो गया 2m-1 डी लैम्डा अपॉन 2d, वैल्यू पुट कर देंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 0.5 मिलीमीटर, ठीक है, ध्यान रखना है ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये मैंने शॉर्ट में लिख दिए हैं, अब आप समझ लेंगे कि स्मॉल डी क्या है, या तो पट्टी है, रेखा छिद्र है, स्लिट है, झिर्री, इनके बीच की दूरी है, तरंग दैर्घ्य लैम्डा है, और पर्दे की दूरी है कैपिटल डी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखिए फ्रिंज चौड़ाई को भी पूछा गया है, तो फ्रिंज चौड़ाई और दूसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी याद कीजिए। अच्छा देखिए फ्रिंज चौड़ाई पूछे या ना पूछे, हम बहुत आसानी से निकाल लेंगे, डी लैम्डा अपॉन डी होता है, तो कैपिटल डी है वो ऊपर और स्मॉल डी है वो नीचे, तो डी लैम्डा अपॉन डी करना है, बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। दूसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी, तो अदीप्त फ्रिंज चाहे कोई भी हो, हमारे पास फॉर्मूला होता है 2m-1 और डी लैम्डा अपॉन 2d, फॉर्मूला नहीं भूलना है, ठीक है। कई सारे सवाल की जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद रह जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4,
4 में से गया 3, 3/2 डी लेमडा अपॉन डी। तो अब डी लेमडा अपॉन डी निकालिए पहले। तो फिर इन चौड़ाई निकालनी है, तो डब्ल्यू बराबर हो गया डी लेमडा अपॉन डी, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखिए कितनी वैल्यू दे रखी है, डी की 3 मिलीमीटर है, तो यहीं निकाल लीजिए। तो डब्ल्यू की वैल्यू निकलेगी भाई कैपिटल डी हो गया ये, लेमडा की वैल्यू 6 × 10⁻⁷। देखिए जो वैल्यू रहेगी उसे हमेशा कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो 3 0 से 3 पावर कट जाएंगे। इसकी वैल्यू है मिलीमीटर की 3 × 10⁻⁻3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 × 10⁻⁴ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2 × 10⁻⁴ या 0.2 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू होगी। तो देखिए डब्ल्यू की वैल्यू निकली है 0.2 मिलीमीटर। अब निकालना है हमें दूसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी। तो डब्ल्यू की वैल्यू मैंने आपको बताई है, कैलकुलेट करके भी दिखाया है। तो दूसरी अदीप्त फ्रिंज के लिए m बराबर हो जाएगा 2। तो अब और आसान हो गया न्यूमेरिकल यहाँ से करना। तो अब क्या होगा 2m-1 डी लेमडा अपॉन डी, तो इसका मतलब होगा 3/2 और डी लेमडा अपॉन डी। और डी लेमडा अपॉन डी की वैल्यू अभी निकाल कर आए हैं कितनी, 0.2। तो 0.2 हो गया ना, इससे कितना बार कटेगा 0.1 टाइम, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.3 मिलीमीटर आएगा इसका आंसर। ठीक है, ये देख लीजिए कैलकुलेशन। तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए, 3/2 × 0.2, तो 0.3 मिलीमीटर होगा आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग में स्लेटों के बीच की दूरी है इतनी 0.28 मिलीमीटर, पर्दा है 1.4 मीटर दूर, केंद्रीय फ्रिंज और चौथी दीप फ्रिंज के बीच की दूरी है 1.2 सेंटीमीटर। तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य तथा फ्रिंज चौड़ाई याद करनी है। तो देखिए जो केंद्रीय फ्रिंज होती है वो 0 ही होगी, है ना, और दीप फ्रिंज होती है md लेमडा अपॉन डी। तो जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे चौथी के लिए तो 4d लेमडा अपॉन डी -0, और वो 0 का कोई महत्व रहा नहीं, तो 1.2 सेंटीमीटर, तो -2 कर दीजिए। अब यहाँ से लेमडा निकालना है, तो डी दोनों दे रखी है रही, तो अब वैल्यू पुट कर देंगे, निकाल देंगे हम आसानी से। कैलकुलेशन देख लीजिए। देखिए दिया है डी की वैल्यू है 0.28 मिलीमीटर, तो मीटर में कन्वर्ट किया है। डी की वैल्यू 1.4 मीटर है, x4 1.2 × 10⁻² सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। दीप फ्रिंज के लिए फॉर्मूला वही रहेगा md लेमडा अपॉन डी। तो यहाँ पर n की वैल्यू 4 है, तो लेमडा बराबर हो जाएगा xnd अपॉन nd। तो वैल्यू पुट कर देंगे 1.2 × 10⁻², और ये सारी वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो कितनी वैल्यू हो देखिए कैलकुलेट कर लीजिए। इसे जब हम काटेंगे तो 0.2, और इससे इसे काटेंगे तो कितना बार 20। अब इससे इसे भी काटना है ऊपर वाले को, तो 0.06। अब ये कितना हो गया 6 × 10⁻⁷, ये 6000 एंगस्ट्रॉम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये होगी इतनी। इसके बाद है फ्रिंज चौड़ाई। देखिए तो फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बराबर डी लेमडा अपॉन डी। तो सारी वैल्यू पुट करेंगे और आसानी से हम इसे भी निकाल लेंगे। डी की वैल्यू है 1.4, लेमडा की 6 × 10⁻⁷ अभी आई है, स्मॉल डी की 0.28 × 10⁻3, तो डब्ल्यू की वैल्यू हो जाएगी 3 × 10⁻3 मीटर या 3 मिलीमीटर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ये। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो सुसंगत स्रोतों के बीच की दूरी स्मॉल डी दे रखी है, पर्दे की दूरी दे रखी है, लेमडा दे रखी है। फ्रिंज चौड़ाई निकालनी है, तीसरी यदि फ्रिंज की दूरी निकालनी है, तो दोनों ही न्यूमेरिकल ऐसे मैं करा चुका हूँ, तो आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला तो हो गया डब्ल्यू बराबर डी लेमडा अपॉन डी। ठीक है, तो इसे हम आसानी से निकाल लेंगे। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, कैपिटल टी की वैल्यू है 1.5 और लेमडा है 6000 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को मीटर में कन्वर्ट किया गया है, स्मॉल डी है 2 × 10⁻3। तो सारा कैलकुलेशन करने के बाद ये आएगी 4.5 × 10⁻⁴ मीटर। देखिए कैलकुलेशन आपको दिखानी भी नहीं है, आप रफ कार्य पे पीछे कर सकते हैं। अब डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। ठीक है, 0.45 मिलीमीटर। इसके बाद तीसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी पूछी गई है, तो अदीप्त होता है 2m-1 डी लेमडा अपॉन डी। देखिए आप फिर ये भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, डी लेमडा अपॉन डी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, केवल डब्ल्यू। तो तीसरी अदीप्त फ्रिंज की बात हुई है, तो 2 × 6 कर दीजिए, 6 में से 1 घटा दीजिए, इसकी वैल्यू की मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए आप ये फार्मूला भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है आप पूरा ही फार्मूला लिखें, ये भी लिख सकते हैं। तो अगर अदीप्त फ्रिंज है तो 2n-1 और डब्ल्यू। ठीक है, अब तीसरे की पूछी गई, 2 × 6, 6 में से गए 5, और इसकी वैल्यू भी निकालिए 0.45, और इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2.25 मिलीमीटर आएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, यंग के द्विक छिद्र प्रयोग में 2 सुसंगत स्रोतों के बीच की दूरी 2 मिलीमीटर है, पर्दे की दूरी होगी 1.5 मीटर, तरंग दैर्घ्य इतनी है, फ्रिंज चौड़ाई केंद्रीय फ्रिंज से तीसरे अदीप्त फ्रिंज की दूरी। सेम सवाल वही है जो पिछले वाला था, इस सवाल को आप आसानी से कर लेंगे, वही आंसर आने वाले हैं क्योंकि डिजिट भी इसमें चेंज नहीं हुई है। देखिए सभी न्यूमेरिकल वही हैं जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप ये ना समझे कि ऐसे ही हैं न्यूमेरिकल। तो ये न्यूमेरिकल आपको ऐसे न्यूमेरिकल मिलने वाला है एग्जाम में ज़रूर। अगर आप ये वीडियो देख कर जाएंगे तो आप आसानी से इस न्यूमेरिकल को कर पाएंगे। ठीक है, या फिर जिस भी स्रोत से आप तैयार कर सकें इन न्यूमेरिकल को आप तैयार कर लीजिए।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग के प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है, स्लिटों के बीच की दूरी 0.05 सेंटीमीटर है, पर्दे की दूरी 1 मीटर है, प्रथम दीप तथा प्रथम अदीप्त फ्रिंज के मध्य दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए तरंगदैर्घ्य दे रखी है और बीच की दूरी 0.05 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, पर्दे की दूरी 1 मीटर है। तो पहले फ्रिंज चौड़ाई निकाल लीजिए। देखिए प्रथम दीप्त और प्रथम अदीप्त फ्रिंज के बीच जो दूरी होगी, एक बात आपको याद रखनी है, जो फ्रिंज चौड़ाई होती है वो क्या होती है, दो क्रमागत दीप्त या अथवा अदीप्त, दो क्रमागत दीप्त अथवा अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। क्रमागत यानी पहली दीप्त फ्रिंज फिर दूसरी अदीप्त फ्रिंज, सॉरी दीप्त, पहली दीप्त है दूसरी दीप्त है, इनके बीच की दूरी डब्लू है। लेकिन आपको याद रखना है कि दोनों इन दीप्त फ्रिंजों के बीच में एक अदीप्त बनेगी, ठीक है, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हुई, W/2। पहली दीप्त दूसरी दीप्त दोनों के बीच की दूरी डब्लू, इन दोनों फ्रिंजों के बीच, दीप्त फ्रिंजों के बीच एक अदीप्त फ्रिंज बनेगी, तो पहली दीप्त और पहली अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी W/2। तो क्या करेंगे, W निकाल लीजिए। W बराबर क्या होता है, d(λ/d). तो प्रथम दीप्त और प्रथम अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, W/2। तो फॉर्मूला आपको पता है, कई बार सवाल कर चुके हैं, कर लेंगे कैलकुलेशन, 1.2 मिलीमीटर आएगा। तो प्रथम दीप्त एवं प्रथम अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी W/2 होगा, इसका आधा कर दीजिए 0.6 मिलीमीटर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनके प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी इतनी है, इतने मीटर की दूरी पर पर्दा रखा है, चौथी दीप्त फ्रिंज केंद्रीय फ्रिंज से 1 सेंटीमीटर दूर प्राप्त होती है, तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करनी। ये भी बहुत आसान सवाल है। तो अदीप्त फ्रिंज की बात हो रही है, तो चौथी दीप्त फ्रिंज होगी 4d(λ/d) और बराबर किसके हो गया वो, 1 सेंटीमीटर, 1 गुणा 10⁻² के। अब पूछा क्या है, पूछा गया है लैम्डा, तो लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा भाई, ये तो है 1 गुणा 10⁻²। स्लिटों के बीच की दूरी है 3 गुणा 10⁻⁴, ठीक है, यही ना, और बटे में कितना 4d, 4 गुणा 1.5, ये कैलकुलेशन करनी है आपको, ठीक है। अब कैलकुलेशन देख लीजिए, कैलकुलेशन यहाँ पर ये वैल्यू है, लैम्डा की वैल्यू है 5 गुणा 10⁻⁷ निकल के आएगी। मतलब कैलकुलेशन आपको करनी है इस वाले फॉर्मूले से, ये वाला फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है, सारी वैल्यू हमें दे रखी हैं और हम आसानी से निकाल लेंगे, ठीक। तो ये कैलकुलेशन आप कर लेंगे। देखिए एक और न्यूमेरिकल है, यंग के द्विक छिद्र प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी है 0.4 मिलीमीटर, प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम, पर्दे की दूरी है 2 मीटर, केंद्रीय फ्रिंज से 5वीं अदीप्त फ्रिंज की दूरी तथा फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो बहुत आसान न्यूमेरिकल है, कर सकते हैं। केंद्रीय फ्रिंज से 5वीं अदीप्त फ्रिंज की दूरी, तो अदीप्त फ्रिंज का फॉर्मूला 2m-1 और W, ये तो था। तो अब क्या करना है, तो कर दीजिए, तो बहुत आसान है आपका ये करना। तो क्या करना है, तो W निकाल लीजिए पहले, तो W बराबर d(λ/d) होगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, स्मॉल d की वैल्यू 0.4 मिलीमीटर, पर्दे की दूरी 2 मीटर और लैम्डा ये रही, कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैलकुलेशन के बाद ये कैलकुलेट करके 3 मिलीमीटर आने वाला है। अब निकालना क्या है, तो 5वीं अदीप्त फ्रिंज की बात कर रहे हैं, 5वीं अदीप्त, तो अदीप्त का फॉर्मूला होता है 2m-1 d(λ/2d), ये होता है। तो 2m-1, 2×5 में से गया 9, 9/2 और W की वैल्यू लगा दीजिए, तो 9/2 और W की वैल्यू आई है 3, तो 27/2 या 13.5 मिलीमीटर, ये करना है आपको, ठीक है। ये वैल्यू आएगी 13.5 मिलीमीटर, ठीक है ना, ध्यान देना है, बिल्कुल आसानी से आप इसे कर सकते हैं, अच्छा न्यूमेरिकल है। देखिए दो स्लिटों के बीच की दूरी इसमें भी दे रखी है, इतनी मीटर की तरंगदैर्घ्य है। व्यतिकरण फ्रिंज 80 सेंटीमीटर दूर पर्दे पर बनती है, केंद्रीय फ्रिंज से तृतीय दीप फ्रिंज की दूरी ज्ञात करनी है। बहुत आसान है, दूसरी दीप फ्रिंज निकालनी है, 2d(λ/d) करना है, कर सकते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है, इसे प्रैक्टिस में ले लेंगे, आप कर लेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, यंग के द्विक छिद्र प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी इतनी है, पर्दे की दूरी इतनी है, केंद्रीय फ्रिंज से 7वीं दीप फ्रिंज तथा तीसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी जो है 4.5 मिलीमीटर है। तो प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है, दिया है, ऐसे लिखेंगे आप एग्जाम में भी, तो जो वैल्यू आपको दे रखी है दिया है वो लिख दीजिए, फिर उसके बाद एक लाइन ऐसे आप खींच दीजिए, अच्छा लगेगा कॉपी। तो कॉपी में कैसे लिखेंगे, उसके बाद सूत्र दिखाएंगे, 7वीं दीप्त फ्रिंज की दूरी होगी 7d(λ/d), ठीक है। उसके बाद तीसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी लिखेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे, तो 5d(λ/2d) आ जाएगी। अब देखिए इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है x7 और x3 की, तो ये वैल्यू इतनी वैल्यू पुट दे रखी है, तो 7d(λ/d) माइनस 5/2d(λ/d), तो यहाँ से जब इसे घटाएंगे इसमें से, तो 9/2 d(λ/d) बचेगा। अब यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है, तो लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2d के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 9d नीचे पहुँचेगा, तो 0.4 गुणा 10⁻⁶ आएगा मीटर में, इसे एंगस्ट्रॉम में बदल लेंगे, तो 4 गुणा 10⁻⁷
और 4000 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगी 4000 एंगस्ट्रॉम। तो अच्छा न्यूमेरिकल है ये भी, तो इसे आप कर सकते हैं। देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल थे इस चैप्टर के वो लगभग हो चुके हैं। तो अगर ये न्यूमेरिकल आप करके जाएंगे एग्जाम में, इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे वो मैं एक बड़ी क्लास लेकर आपको करा दूंगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।